उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारत का संवैधानिक विकास या इतिहास। इसके अंदर हमने पीछे के 10 महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट और अधिनियम पढ़ लिए पिछली क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी अधिनियम से पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और अच्छी प्रकार से सुनना भी है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों ये नंबर 11 का अधिनियम या चार्टर एक्ट कह सकते हो। इसका नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों उस समय मॉन्टेग्यू भारत मंत्री या सचिव पद पे था और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय कह सकते हो। इनके नाम से ही इस अधिनियम को पुकारा जाता है। इस समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम होगा, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज होंगे। इन्हें भी नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू घोषणा थी ना, जो घोषित की गई थी, उसका अंश ही ये अधिनियम है। तो ये बात भी नोट कर लेना। 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी ना, उसी का अंश माना जाता है ये अधिनियम, जिसका उद्देश्य प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। साथियों, ये बात भी नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है ना, उसके प्रमुख प्रावधान या ये कहो उसकी प्रमुख विशेषताएं। इन्हीं में से कंपटीशनों के अंदर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इन विशेषताओं को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और चार्टर एक्ट या अधिनियम तो आप तैयार नहीं करते हो, लेकिन 1919 और 1935 ये दो अधिनियम तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जहां भारतीय राज व्यवस्था होगी, संवैधानिक विकास होगा, वहां पर इन टॉपिकों में से क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसलिए आप इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना नोट्स बना करके। देखो इसके प्रमुख प्रावधान या विशेषताएं। सबसे पहले नंबर 1, वेरी वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा आने वाली पेपर के अंदर, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, जिसे डायरकी भी कहा जाता है, शुरू की गई। अति महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से बनाए जाते हैं। डायरकी का अर्थ होता है दोहरा शासन। ये दो ग्रीक शब्दों से, डाई माने दोहरे और आर्की माने शासन से बना है, जिसका अर्थ होगा दोहरा शासन। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना, प्रांतों में ही दोहरा शासन किया जाएगा। यह 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक रहेगा द्वैध शासन, जो कि केंद्र में तो प्यारे विद्यार्थियों गवर्नर जनरल या वाइसराय था, जबकि प्रांतों में जो गवर्नर थे ना, उनके 2 कार्य बांटे गए थे। कहने का मतलब द्वैध शासन
प्रांतों में शुरू किया गया गवर्नरों के, जो कि इसके दो विषय बांट दिए गए। एक तो आरक्षित विषय जिनकी संख्या 29, जिन्हें रक्षित विषय भी कह सकते हैं। कहने का मतलब दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, जो कि पहला आरक्षित विषय 29, जो कि इसका प्रबंध गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के हाथों से करवाएगा और यह गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी भी होंगे। जबकि दूसरा होगा स्थानांतरित विषय जिनकी संख्या होगी 22। इनका प्रबंध विधान परिषद के मनोनीत जो मंत्री होंगे ना, उनके हाथों में होगा और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भी होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस विशेषता को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आरक्षित जो विषय है ना, उसके अंदर तो रखा गया कानून एवं व्यवस्था, भू राजस्व, वित्त, प्रशासन, उद्योग, कृषि, खनिज संसाधन आदि को। उसके बाद में स्थानांतरित विषय दे दिए गए। भारत परिषद अधिनियम 1919 की धारा 10 के तहत ये मानो कि इन शक्तियों का बंटवारा किया गया था। ये बात जरूर नोट कर लेना। द्वैध शासन के प्रावधान पर ब्रिटिश विचारक लियोनेल कार्टिस, जो कि इसके जन्मदाता कहे जा सकते हैं, के डायरकी संबंधी विचारों का प्रभाव था। कार्टिस ब्रिटिश साम्राज्य संघवाद की वकालत करता था। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। 2 सदन बनाए गए, पहला तो राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान सभा। प्यारे विद्यार्थियों, ये व्यवस्था किसके द्वारा की गई? धारा 17 के द्वारा भारतीय विधान सभा के ये मानो 2 सदन बना दिए गए और वैसे 3 से मिलकर बनेगी राज्य परिषद, केंद्रीय विधान सभा और गवर्नर जनरल। धारा 18 के तहत तो राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन कहा गया और जिसकी संख्या कितनी रखी गई? 60 रखी गई। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात भी नोट कर लेना, जिसमें 34 निर्वाचित होंगे और 26 मनोनीत होंगे। जबकि धारा 19 के तहत केंद्रीय विधानसभा, जिसे निम्न सदन, इसकी संख्या रखी गई 145। कितनी रखी गई? 145, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होंगे, जिसमें 26 तो सरकारी और 15 गैर सरकारी होंगे। धारा 21 के तहत इनकी अवधि तय की गई। जो उच्च सदन होगा राज्य परिषद, उसका तो कार्यकाल होगा अवधि 5 वर्ष। जो केंद्रीय विधानसभा होगी निम्न सदन, उसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष। कहने का मतलब वर्तमान में हम राज्यसभा और लोकसभा देख रहे हैं ना, ये उस समय राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा थी। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लेना। केंद्रीय विधानसभा का जो निर्वाचन हुआ था ना, वो 6 बार हुआ था। पहली विधानसभा का 1920 के वर्ष में, दूसरी विधानसभा का 1923 में, तीसरी विधानसभा का 1926 में, चौथी विधानसभा का 1930 में, पांचवी विधानसभा का 1934 में और छठी विधानसभा का 1945 में निर्वाचन हुआ था।
इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लेना। कुल 6 बार केंद्रीय विधानसभाओं का गठन हुआ था, जो कि पहली बार इसका गठन 9 फरवरी 1921 को हुआ था। ये भी बात आप नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। जो कि कहा जाता है केंद्रीय विधान परिषद के दूसरे सदन राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य, 60 सदस्यों की संख्या रखी गई थी। कितनी, 60 सदस्य संख्या रखी गई थी, जिसमें 27 तो नामित होंगे और 33 निर्वाचित होंगे। 16 जिसमें गैर मुस्लिम, 11 मुस्लिम, 1 सिख, 2 गैर सांप्रदायिक, 3 यूरोपियन शामिल थे। इसका गठन 1921, 1926, 1930 और 1936 में हुआ था। इस बात को भी नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जो कि कहा जाता है केंद्रीय विधान परिषद के दोनों सदनों के निर्वाचन के पश्चात 9 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कर्नाट ने नई विधायिका का उद्घाटन किया। गवर्नर जनरल ने हाउस ऑफ कॉमन के एक सदस्य सर फ्रेडरिक व्हाइट को 4 वर्ष के लिए सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल 1925 में थे और अंतिम अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। ये बात भी नोट कर लेना। और अलेक्जेंडर मुंडीमैन को राज्य परिषद का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राज्य परिषद 14 अगस्त 1947 को केंद्रीय विधानसभा की भांति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप भंग हो गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। राज्य परिषद जो उच्च सदन था और केंद्रीय विधानसभा जो निम्न सदन था। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, अगली तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को की गई थी। देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार के लिए नरेश मंडल की स्थापना की गई थी। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया, उस समय भारत 2 भागों में बंटा हुआ था। ब्रिटिश भारत जो एक्ट या अधिनियमों से चलता था, और देशी भारत देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा, लेकिन उनके सामने कई समस्याएं थी। इन समस्याओं पर विचार करने के लिए नरेश मंडल की स्थापना की थी 8 फरवरी 1921 को। इसमें 121 राजा उपस्थित हुए। इसका मुख्यालय दिल्ली में रखा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया, जबकि स्थायी अध्यक्ष वाइसराय या ये कहो गवर्नर जनरल स्वयं था। उसके बाद में नंबर 4, केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अक्टूबर 1926 में। CPSC सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे नोट कर लेना। ब्रांट ली या फिर शाही आयोग के आधार पर या सिफारिश पर अक्टूबर 1926 में केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया दिल्ली में। बाद में इसका
1935 के अधिनियम में यूपीएससी नाम हो जाएगा, संघ लग जाएगा। यहां पर ध्यान देना, सी होगा सेंटर, केंद्र नाम होगा, और जबकि 35 में संघ नाम हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लेना। उसके बाद में नंबर 5, सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया पहली बार। और वैसे केंद्र और प्रांतों का भी अलग कर दिया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नोट कर लेना, जो कि एक बर्थ समिति की सिफारिश पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया, जो कि पीछे 2017 में आम बजट को रेलवे बजट के साथ मिला दिया गया विवेक देव राय समिति की अनुशंसा पर। यह बात भी नोट कर लेना, विवेक देव राय समिति की अनुशंसा पर 2017 में, जो कि रेल बजट और आम बजट वापस एक कर दिया गया। उसके बाद में नंबर 6, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, जो कि मुसलमानों को तो था ही, उसके साथ साथ में सिखों को, यूरोपियों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को भी ये मानो प्रतिनिधित्व दे दिया गया। मताधिकार 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। सिखों को, यूरोपियों को, आंग्ल भारतीयों को और ईसाइयों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया 1919 के अधिनियम ने, जबकि मुसलमानों को तो पहले से ही था 1909 के अधिनियम से। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि सिखों को, यूरोपियनों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन की प्रणाली कब शुरू की गई, तो याद रखना 1919 के अधिनियम से। अति महत्वपूर्ण अधिनियम है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी प्रकार से इसे नोट कर लेना। ध्यान से वीडियो को सुनते चलो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 7, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई भारत में, जो कि अप्रत्यक्ष तो आपने देखा 1892 के अधिनियम से ही हो गई थी, तथा महिलाओं को मताधिकार प्रदान कर दिया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात भी ध्यान रखना, जबकि पहला देश विश्व का न्यूजीलैंड होगा जो 1893 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, वोट डालने का, जबकि भारत में कब होगा, 1919 के अधिनियम के तहत होगा। उसके बाद में नंबर 8, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था, ये बात भी नोट कर लेना। उसके बाद में नंबर 9, शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्रीय सूची और राज्य सूची के रूप में। कहने का लो संघात्मक व्यवस्था भारत में देखने को मिल गई, जो कि राष्ट्रीय महत्व के 47 विषयों को तो केंद्रीय सूची में रखा गया, जो वर्तमान में हम संघ सूची कहते हैं, जिसे राष्ट्रीय महत्व के 47 विषय तो केंद्र के अधीन होंगे, जिन पे केंद्र कानून बनाएगा, जबकि 50 विषय राज्य सूची के होंगे जो प्रांतों के अधीन होंगे। और उस समय शिक्षा भी राज्य सूची में रखा गया था। याद रखना, उस समय शिक्षा कौन सी सूची का विषय था, राज्य सूची का, और वर्तमान में किसका है, समवर्ती सूची का है शिक्षा। उसके बाद में अवशेष शक्तियां
केंद्र सरकार के पास रख दी गई। हालांकि उस समय समवर्ती सूची नहीं थी प्यारे विद्यार्थियों, ये 1935 के अधिनियम में आएगी। उस समय तो केवल केंद्रीय सूची और राज्य सूची दो ही सूचियां थी। कहने के लिए शक्तियों का विभाजन कर रखा था। उसके बाद में नंबर 10, भारत हाई कमिश्नर उच्चायुक्त के पद की व्यवस्था की गई। प्यारे विद्यार्थियों, इस अधिनियम द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना की गई थी। ये बात भी नोट कर लेना अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। जो कि मैंने कहा कि गवर्नर जनरल क्राउन की अनुमति से कोई भी बिल पारित कर सकता था, वह अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसकी वैधता 6 माह ही होती थी। जो वर्तमान में हम देख रहे हैं अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात भी नोट करना कि अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय राजस्व से जो वेतन मिलना था वो बंद कर दिया गया। अब यह अंग्रेजी राजा या सम्राट से मिलना तय किया गया इस अधिनियम के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, उस समय जो प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया था, उस समय ये 8 प्रांतों में था जो गवर्नर थे वहां पे, जैसे कि बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, पंजाब और बॉम्बे। ये 8 प्रांत ध्यान में रखना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में इसकी आलोचनाएं हुई अधिनियम की। कहने के लोग कई प्रमुख महान व्यक्तियों ने इसकी आलोचना भी की है, अपने कथन दिए हैं, जिसमें सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशाजनक तथा असंतोषप्रद बताया था प्यारे विद्यार्थियों, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने इसको असंतोषप्रद और निराशाजनक एवं बिना सूरज का सवेरा बताया था। कहने का लाभ बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के सुधारों को बिना सूरज का सवेरा कहा था या बताया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इसे भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल कहा था। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गढ़ दिए थे, बेड़ियों का एक नया जाल बना दिया था। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात भी ध्यान रखना। तो आज हमने भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में 11वां महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ा, जिसका नाम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। याद रखना, पहले वाला सचिव होगा भारत मंत्री और दूसरा होगा भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय। ऐसे ही 1909 वाले हैं मार्ले और मिंटो। प्यारे विद्यार्थियों, इस अधिनियम में एक तो प्रस्तावना उद्देशिका जिसको आप कह सकते हो और 47 धाराएं तथा 2 अनुसूचियां थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। इस बात को भी नोट कर लेना, कब 1921 में लागू हुआ था ये अधिनियम। जबकि मॉन्टेग्यू घोषणा कब की थी, उसका ही तो अंश था 20 अगस्त 1917 की घोषित मॉन्टेग्यू घोषणा का अंश ही ये अधिनियम था। प्यारे विद्यार्थियों, और कहा जाता है
कि इस अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई थी कि 10 वर्ष के बाद समीक्षा के लिए आयोग गठित किया जाएगा और भारत भेजा जाएगा। लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। 3 फरवरी 1928 को यहाँ पर आता है साइमन कमीशन प्यारे विद्यार्थियों, और कहा जाता है ये 7 सदस्यीय था और 7 ही कौन थे? अंग्रेज थे, जिससे भारतीय असंतुष्ट भी हुए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको ध्यान में रखना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो गया लेकिन है अति महत्वपूर्ण। एक एक बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवें। और अंत में यही कहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। वेरी मोस्ट होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे